दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे उस वीडियो का जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि चाइना के 7 टुकड़े कैसे होंगे और कब होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कड़ियां हैं, उनको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान के ऊपर। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हों उनसे मेरा आग्रह है कि इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। वो 2 वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए हैं, तो उनको वन आफ्टर द अनदर आप प्लीज़ देखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इस वीडियो का जो भी पूरा पार्ट रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की थी, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि नेपाल का इस विश्व युद्ध में क्या रोल रहेगा। जब ये विश्व युद्ध होगा और भारत और चाइना के बीच में जब वार लगेगी, जब 7 टुकड़ों की हम बात कर रहे हैं, आजकल सबको मालूम है कि अभी भारत और नेपाल के बीच में क्या चल रहा है बॉर्डर में, जो कि चाइना की सोची समझी चाल है। और हमारे जो भाई लोग जो नेपाल में रहते हैं उनको भी ये मालूम है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ, बिकॉज़ आज भी बहुत सारे लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन ऐसी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है टीवी में जो रियलिस्टिक डाटा दिखा रहा हो। सो लेट मी टेक यू इनटू द हिस्ट्री। 1816 की बात है नेपाल के बारे में, जब नेपाल के ऊपर अंग्रेज़ों ने युद्ध थोपा था और 1816 में नेपाल की हार हुई थी। उस समय की बात है, सीमाएं तय की गई थी और लिफू लेक पास और काला पानी, ये जो एरिया है इंडिया का एरिया है, जो कि तिब्बत की जो सीमा है, चाइना की जो सीमा है उसके साथ लगता है। और ये वही एरिया है जहाँ पर संधि हुई थी। उसके तहत बॉर्डर सीमाएं उस समय बाउंड्री नहीं दी गई थी, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो ये हमारा ही एरिया है जिस पर अचानक अभी नेपाल ने जो काला पानी का साउथर्न पार्ट है उसमें अपना कि उनका ये एरिया है वो उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया है और उसको उन्होंने अपने नक्शे में भी डाल दिया है। बेसिकली इसका महत्व क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हम यहाँ पर हमें कैलाश मानसरोवर की भी बात करनी पड़ेगी कि जो करंट हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने ये रोड बनाया लिफू लेक से और कैलाश मानसरोवर तक, ताकि जो लोग पहले बाई फ्लाइट जाते थे वो लोग अभी बाई रोड जाना शुरू कर दें, ताकि वो एक इजी सिस्टम बना दिया था बाई रोड। लेकिन अचानक ही चाइना का इस तरीके से नेपाल को उकसाना और इंडिया को परेशानी में डालना, इसके बहुत बड़े रीज़न हैं। बिकॉज़ ये रोड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये 2 पर्पस सॉल्व करता है। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाऊंगा पूरे डिटेल में। मैं बेटर है कि ये बात कंप्लीट कर लूं ताकि आप एस्ट्रोलॉजिकली भी कनेक्ट कर पाएँ डाटा कि ये जो रोड है इसका दोहरा मतलब है हमारे लिए। एक तो कैलाश मानसरोवर में पहुंचना और दूसरा पर्पस है कि तिब्बत में जब युद्ध होगा चाइना के साथ, तो तिब्बत को आज़ाद करवाने के लिए हमारी जो फ़ौजें हैं वहाँ पर इमीडिएट एक्सेस होना इस रोड के द्वारा। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस रोल की। नाउ अगर अब हम बात करें केपी शर्मा ओली जी, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर हम उनकी कुंडली भी मैं डिस्कस करूंगा जो हालात बने हैं, अगर उनकी मैं सत्तारूढ़ पार्टी की बात करूं या विचारधारा, तो एक चाइनीज़ विचारधारा बन चुकी है। वो चाइना के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं और जिसकी वजह से उन्होंने चाइना के ही कहने पर ये अपने नेपाल के मैप में ये जो हमारा एरिया है इसको दिखाना शुरू कर दिया है।
और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आर्मी भी लगा दी है वहाँ पर। नेपाल ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है, नेपाल में आर्मी लग चुकी है बॉर्डर पे, उसी एरिया पे। और उनका ये कहना है कि वो रोड दे सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं इन ए वन कंडीशन कि उस रोड को हम 99 ईयर की लीज़ पे ले लें। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जगह हमारी, रोड हमारा, जब हमने बनाया तब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जब बन चुका है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी उद्घाटन भी कर चुके हैं इसका, उसके बावजूद ये परेशानियां इस तरीके की, तो डेफिनेटली यहाँ पर चाइना डर चुका है। चाइना को यही डर है कि हमारी सेनाएं तिब्बत में इजी एक्सेस ले लेंगी, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नेपाल जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में इसीलिए है क्योंकि चाइना ने बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियों को पैसा दे रखा है, और जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी करवा रहा है, जो उसका दिल चाहता है वो करवाता है। अब बात आ जाती है कि अगर वहाँ पर सेना की टुकड़ी लग भी गई है, नेपाली सेना की बॉर्डर पे, थोड़ा सा मैं आपको अलग साइड में ले जाता हूँ। हमारी इंडियन आर्मी, अगर हम गलवान घाटी पे हमारे जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बदले में हमने बहुत सारे सैनिकों को, चाइना के बहुत सारे सैनिकों को भी मारा है हमारी आर्मी ने, तो क्या हमारी आर्मी इतनी सक्षम नहीं है कि वहाँ पर नेपाली आर्मी को खदेड़ सके? दोस्तों, यहाँ पर खदेड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सेंटिमेंट्स की बात है। अगर ये सब करना होता तो अभी तक हमारी आर्मी कर चुकी होती थी, बहुत समय नहीं लगेगा। नेपाल एक बहुत ही गरीब देश है, और आज अगर हम भूटान को भी प्रोटेक्शन देते हैं तो नेपाल को भी हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। तो हमें इस समय नेपाल से लड़ना नहीं है, सेंटिमेंट्स की बात है, बिकॉज़ वो लोग हमारे भाई हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी अगर देखें, हमारी आर्मी में भी बहुत सारे नेपाली हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में नेपाली लोग काम करते हैं, कंपनीज़ में बहुत सारे लोग नेपाली हैं। तो हमारा उनके साथ एक खून का रिश्ता है। सो लड़ नहीं सकते हम नेपाली आर्मी के साथ, वो उचित भी नहीं होगा। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि इसका क्या किया जाए, किस तरीके से वहाँ की आर्मी, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस बात को समझेंगे। हमारे जो पॉलिटिशियन रह चुके हैं पुराने, उनकी भी बहुत बड़ी गलतियाँ रही हैं। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी की भी बात करूं, तो जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय नेपाल इंडिया में विलय करना चाहता था, लेकिन वो उस समय नहीं माने, और जिसका आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमें चाइना आंख दिखाता है इसके ऊपर। और अगर नेपाल को अगर उन्होंने विलय नहीं भी किया, जो कि बहुत बड़ी गलती रही है उस समय की, तो भी उस समय जो हमारी सीमाएं थी उनके ऊपर बाउंड्री क्यों नहीं दी गई? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लीफू लेक पास एंड काला पानी। अगर ये उस समय अगर ये बाउंड्री दी गई होती थी तो आज इन समस्याओं से हमें नहीं गुजरना पड़ता था। रही बात नेपाल के ऊपर, तो हम प्रतिबंध लगाकर भी अपनी बात मान सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज नेपाल हमसे डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, नमक और बिजली के लिए। बिजली मैक्सिमम नेपाल को इंडिया से जाती है, नमक भी इंडिया से जाता है। नमक इंडिया से जाता है, जो कॉस्टिंग पड़ती है नेपाल में वो है 15 रुपये पर केजी, और जो चाइना से जाता है वो है 60 रुपीज़ पर केजी। आज अगर हम नमक और बिजली का प्रतिबंध लगा दें, जो कि पास में ऐसे एक बार हो भी चुका है, जो कि इस समय जायज़ नहीं होगा, तो ये समीकरण एक हफ्ते में हमारे फेवर में आ जाएंगे। बट स्टिल इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें नेपाल को सेंटिमेंट से जीतना है, इमोशन से, क्योंकि नेपाल एक तरीके से इंडिया का ही हिस्सा है, वो हमारे अपने ही भाई हैं। बिकॉज आज भी हम जब बॉर्डर में जाते हैं तो कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगता, ईजी एक्सेस है एक दूसरे की कंट्री में आना जाना, लाइक वी गो इनटू द भूटान ऑल्सो। नाउ लेट मी टेक यू इनटू द एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस।
दोस्तों ये जो कुंडली है पहली वाली जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उस समय की है जब नेपाल का संविधान बना था। अगर आप इस कुंडली में देखें तो 18 मार्च 2020 से बुध की महादशा शुरू हो चुकी है, जिसमें कि बुध रेट्रोग्रेड है एंड कंबस्ट भी है। बुध बैठे हुए हैं चौथे घर में, जनता स्थान में, सूर्य एंड राहु के साथ। और ये कब शुरू हुए हैं? 18 मार्च 2020, रिसेंटली। इसके बाद ही तो ये परेशानियां होनी शुरू हुई, क्योंकि बुध जो है, जो बुध देव हैं, वो इंटेलेक्ट के लॉर्ड हैं, विजडम, बुद्धि, ज्ञान में कमी हो जाना। और चौथा घर जो होता है वो जनता का होता है, प्रोस्पेरिटी का, जनता का सुख। तो कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है वहाँ पर, क्योंकि जनता के ऊपर वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज को भी थोपा जा रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारी न्यूज़ हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं नेपाल में जिनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती चाइनीज़ सिखाई जा रही है और वहाँ का एक कल्चर भी उनके ऊपर थोपा जा रहा है, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। नौ, चौथा घर सत्ता का भी है। अगर हम सत्ता की बात करें चौथे घर की, तो बुध की महादशा आने से ये भी इंडिकेशन बनते हैं कि जो करंट सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि चाइना के कहने पर इस समय उसके प्रभाव पे चल रही है, योग बन चुके हैं कि इस पार्टी के भी टुकड़े होंगे। और ऑलरेडी ऐसे इंडिकेशन मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है अभी करंट। अगर हम ट्रांजिट की बात करें, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जो कि अच्छे कर्मस की बात करता है, गुड कर्मस। और ट्रांजिट की बात करें तो थर्ड हाउस पराक्रम में बैठा है, तो कुछ अपना तो पराक्रम दिखाएगा, अच्छे कार्यों की तरफ मूव करवाएगा ये नेपाल को। अगर हम खड़गा प्रसाद शर्मा जी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनकी कुंडली भी देखें तो मिथुन लगन की कुंडली। दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी कंट्री में या स्टेट में जब कोई कुंडली अगर लगन सेम आ जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का या उस देश की कुंडली का, तो वो जो वर्ष है उस देश के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर जो वहाँ की सरकारें हैं, अगर वो नहीं समझी और अगर प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में, अगर वो एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में अगर वो नहीं उसका सहयोग, मतलब उस तरीके से नहीं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो जापान में हुआ था, हिरोशिमा में, और जापान को एक सेंटर बनाया गया था पूरी दुनिया का, लगा ही नहीं था पूरी दुनिया को कि जापान इसमें से निकल के भी आएगा, तो वही समीकरण कहीं ना कहीं नेपाल में भी बनेंगे। सो बेटर है कि वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस बात को समझे कि समय उचित नहीं है उनके लिए। अगर मैं खड़गा प्रसाद शर्मा जी की कुंडली भी देखूं तो बेशक गुरु की महादशा 19 सितंबर से शुरू होगी, जो कि उनके लिए फेवरेबल भी है, लेकिन यही सूर्य बुध राहु 9th घर धर्म स्थान में बैठ चुके हैं, जो कि धर्म से इंसान को थोड़ा सा हटाते हैं, और जो कि धर्म के रास्ते से एक इंसान धर्म के रास्ते में ना जाने की बजाय कहीं ना कहीं अधर्म का या असत्य का रास्ता अपनाता है, तो ये उनका डाउनफॉल का भी कारण बनेगा। जैसे कि हमने कुंडली भी डिस्कस की कंट्री की, जिसमें योग बने हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के भी टुकड़े होंगे। और अगर हम लिफू लेक पास और काला पानी में जो भी अभी समस्याएं चल रही हैं, अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि ये मुद्दा कब सुलझेगा। तो ये 8 सितंबर के बाद, जैसे ही शनि वक्री होने की स्थिति में होंगे, उसी ड्यूरेशन में 8 सितंबर और 27 सितंबर के आजू बाजू ये मुद्दा सुलझ जाएगा। और वहाँ की जो अपोजिट पार्टी है, लोग आंदोलन करेंगे, अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा अपनी, तो कहीं ना कहीं सरकार भारत की बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। और योग ये भी बने हैं नेपाल की कुंडली में कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसके टूटने के योग बने हैं, और वहाँ पर जो भी सरकार बनेगी कि वो भारत की पूरे तरीके से समर्थन करेगी। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं नेपाल की कुंडली में दोनों योग बने हैं,
कि अगर वो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ पे अगर उतरता है तो वो सेफ़ रहेगा, इंडिया का साथ हमेशा रहेगा। लेकिन अगर कहीं गलती कर दी तो ये जो मिथुन लगन है दोनों तरफ, ये नेपाल के विनाश का कारण बनेगा ये। सो दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको दूंगा, आई नो आप लोग वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का कि चाइना के 7 टुकड़े कैसे होंगे और किस तरीके के समीकरण रहेंगे, वो समय कैसा रहेगा। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी लेके आने वाला हूँ आपके सामने। लेकिन ये भी कुछ कड़ियाँ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर नहीं समझेंगे तो उस युद्ध को नहीं समझ पाएंगे हम। सो दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।